Hello guys, welcome all of you to lecture number 9 of chapter 5 laws of motion। और आप सभी बच्चों के लिए आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लाया हूं और आप जानेंगे कि क्या टेक्निक्स हम हाईवेज पर यूज करते हैं कि सेफली आप ड्राइव कर सके वहां पर कर्व पाथ्स की जब बात आती है। इस तरह से बहुत बार आपने देखा होगा कि हाईवे पे जब हम पहुंचते हैं और वहां पर अगर जब एक टर्न आता है तो एक सर्कुलर ट्रैक आता है, कर्व पाथ आता है, तो ये तो नहीं कि पूरा सर्कल ही घूमकर आप वहीं आ गए हैं, या अगर ऐसा होता भी है सर्कुलर ट्रैक है तो वो थोड़ा सा टिल्टेड किया गया है, उसे बेंड किया गया है। हम जानेंगे उसके बारे में बहुत सारी, और आज रफ्तार से हमारी गाड़ियां दौड़ेंगी हाईवे पर। आज जानेंगे मेरे पास बहुत सारी तरह की गाड़ियां हैं, ये बड़ी गाड़ी भी है स्कॉर्पियो मेरे पास, और ये इस तरह की स्पोर्ट्स कार भी है मेरे पास, तो हम लेकर चलेंगे इस पर बिठाकर इसको जब। तो ऐसी बहुत सारी बातें आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि फ्रिक्शन जो हमने पढ़ा है इससे पहले उसका बड़ा यूज है, वो ज्यादा अच्छा भी नहीं है फ्रिक्शन, लेकिन उसके बिना हमारा काम भी नहीं चल सकता है। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरीली एविल, तो ये हमारा एक जरूरतमंद दुश्मन है, हमें इसकी जरूरत भी है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन हमारा इसके बिना काम भी नहीं चल सकता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो गया है यहाँ पर। सबसे पहले आज जानेंगे फ्रिक्शन के बारे में। आपने जाना फ्रिक्शन के क्वेश्चंस भी आपने डील किए हैं और बड़े ही अच्छे क्वेश्चन फ्रिक्शन के साथ किए जा सकते हैं। टेस्ट बहुत बेहतरीन भाई, 30 आउट ऑफ 30 इस संडे टेस्ट में। कल के यस्टरडे जो संडे था उस टेस्ट में बच्चों ने 30 आउट ऑफ 30 काफी लिए हैं। कल ही बच्चों को रिजल्ट दे दिए गए हैं चेक कर कर, और आगे भी टेस्ट इसी तरह से आप देते रहिए, एमसीक्यू देते रहिए और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो देखिए, जब आप गाड़ी में चल रहे हैं, किसी कार में सवार हैं या किसी बस में जा रहे हैं, तो जब आप चलते हैं और सीधी सीधी गाड़ी चल रही है मान लो, लेकिन सीधे चलते चलते जब एक टर्न आता है, एक कर्व पाथ की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे गोल घूमता जाता है, इस तरह से हम उसे एक सर्कल का पार्ट मान सकते हैं। तो सड़क में चलते चलते जब एक टर्न आता है ना, वो एक सर्कल का पार्ट माना जा सकता है, एक आर्क मानी जा सकती है इस तरह से। और कितनी स्पीड से उस वक्त आप टर्न ले सकते हैं मैं ये जानना चाहता हूं, और इसलिए एक्सप्रेशन में डिराइव करने वाला हूं मैक्सिमम स्पीड का। मैक्सिमम स्पीड ऑन अ कर्व्ड पाथ। मैक्सिमम स्पीड ऑन अ कर्व्ड पाथ, एक कर्व्ड पाथ की बात हो रही है, मैक्सिमम स्पीड ऑन अ कर्व्ड पाथ। तो एक टर्न आ गया है, तो कितनी स्पीड से गाड़ी टर्न ले सकती है जानने की कोशिश करेंगे अभी। पहली बात तो ये है, आपके पास बड़ी सुंदर सी एक पुराने जमाने की गाड़ी है इस तरह से। तो ये पुराने जमाने की कोई बड़ी सुंदर सी आपकी एक गाड़ी है भाई इस तरह से, और इस गाड़ी में आप जा रहे हैं कहीं पर। अगर आप अपनी एज की बात करें तो हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे होंगे और ड्राइव करने वाला आपका दोस्त 18 प्लस होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। अगर मेरी ये गाड़ी होगी तो हो सकता है मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ इसके अंदर, और बड़े आज मूड में हैं हम इस तरह से, और साथ साथ आज हम ये भी जानना चाहेंगे कि एंजॉयमेंट के साथ साथ हमें ये टेक्निक्स भी समझनी है। भाई हमें ये टेक्निक्स भी समझनी है कि जब आप हाईवे पर जा रहे हैं तो ऐसा कहीं पर देखने को क्यों मिलता है कि सड़कों को थोड़ा सा एक साइड से ऊपर कर दिया जाता है, एक साइड से नीचे। बट अभी थोड़ा पुराने जमाने में थे, अभी तक ये टेक्निक नहीं लगाई गई थी, या गांव की सड़कों की बात कर रहे हैं, या हम नॉर्मल अपने आसपास की रोड्स की बात करें जहां पर अभी कोई खास टेक्निक नहीं लगाई गई है, सिर्फ और प्लेन रोड्स हैं इस तरह से, गलियां होती हैं जैसे हमारी इस तरह से।
और मेरी गाड़ी के ये टायर्स भी होंगे भाई, आपको एक साइड से कुछ टायर्स दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, तो आपको 4 टायर्स हैं, लेकिन आपको अपनी गाड़ी के 2 ही दिखाई दे पाएंगे, क्योंकि हम या तो इस गाड़ी को फ्रंट से देख रहे हैं या इस गाड़ी को बैक साइड से देख रहे हैं। और ये सड़क है भाई, इस तरह से ये रोड है इस तरह से। तो इस रोड पर, इस सड़क पर ये गाड़ी आगे की तरफ चल रही थी इस तरह से, और मेरे पास है गाड़ी दिखाने के लिए भाई, बट ये ऐसे ही बनेगी। और मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि अगर इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल रोड है, ये ट्रैक है, ये इस ट्रैक पर ये गाड़ी चल रही थी इस तरह से, तो आगे की तरफ ये गाड़ी जा रही है, और बड़ी दिखाते हैं भाई ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। और ये लीजिए भाई, तो इस तरह से हमारी गाड़ी जा रही है। मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं बैक पोर्शन से, जैसे आप इसको बैक पोर्शन से देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे इस गाड़ी को हम देख पा रहे हैं, और टायर्स को भी आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल सारी बातें जानेंगे हम इसके बारे में। तो ये सड़क है इस तरह की, और इस सड़क पर ये गाड़ी अगर चल रही है, पहली बात तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये गाड़ी है अगर आपकी, और ये गाड़ी है, शीशा भी दिखा देते हैं, 1-2 आदमी भी बैठे हैं इसके अंदर भाई, ये मान लेते हैं। तो इस गाड़ी का जो वेट है, इस गाड़ी का जो वेट है वो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए, mg। m अगर मास है इस गाड़ी का, और g अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इस गाड़ी का mg क्या हो गया, वेट हो गया इस तरह से भाई, बिल्कुल सही बात है। और सरफेस से परपेंडिकुलर इसे क्या मिल रहा होगा, रिएक्शन भी मिल रहा होगा भाई, सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ भाई। वैसे तो ये वाला टायर टच में है, इसको रिएक्शन मिलेगा, ये वाला टायर टच में है, इसको रिएक्शन मिलेगा। उन दोनों का रिजल्टेंट ले लिया है मैंने, और भाई इस पूरी गाड़ी को ग्राउंड से, सड़क से एक रिएक्शन फोर्स मिल रहा होगा R, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं इसको, इसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और इस वक्त तो आपको पता है R और mg इक्वल होने चाहिए इस तरह से, बिल्कुल सही बात है। R ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेट एक तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये दोनों इस वक्त इक्वल होने चाहिए, इक्विलिब्रियम होगा। कुछ बच्चों ने कहा मुझे कमेंट कर कि सर वो इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कोई दिक्कत नहीं भाई, दोबारा वीडियो ले आएंगे हम उसके लिए, और आप भी बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं दूंगा जिससे और क्लियर कर पाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, इक्विलिब्रियम मतलब अगर एक्सेलरेशन 0 है तो मतलब आमने सामने जो फोर्सेस उन्होंने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया है, और उसको करने के लिए हम रिजोल्व कर पढ़ पाते हैं, तो रिजोल्व कर देख पा रहे थे। मैं और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस में कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन मिला तो R बराबर है इस वक्त किसके, mg के। तो ये एक कार कंसीडर की गई है इस तरह से, और ये कार मैं आपको बता दूं, ये कार जो मैं आपको बता रहा हूं भाई, इस तरह से ना एक सर्कुलर ट्रैक आ गया है, चलते चलते ना एक सर्कुलर ट्रैक पर चलने लगी है इस तरह से। तो सड़क बिल्कुल सीधी सीधी थी, गाड़ी सीधी सीधी जा रही थी आपकी तरफ, गाड़ी बिल्कुल आपकी तरफ सीधी सीधी आ रही थी इस तरह से। और गाड़ी जब सीधी सीधी चल रही है और मान लो सर्कुलर ट्रैक टर्न लेना चाहती है इस तरह से, तो ये गाड़ी चल रही है और ऐसे ये टर्न लेना चाहती है इस तरह से। तो ये जो टर्न लेने की बात आती है, तो इस तरह के पाथ में जब घूमने की बात आती है ना, तो ये गाड़ी इस तरह से सीधी सीधी चल रही, और अब ये एक सर्कुलर ट्रैक आ गया है, इस सर्कुलर ट्रैक पर गाड़ी चलना चाहती है इस तरह से। तो सर्कुलर ट्रैक पर गाड़ी चलना चाहती है इस तरह से, तो इस सर्कल का एक सेंटर भी रहा होगा भाई इस तरह से। मैं इस सर्कुलर ट्रैक की बात कर रहा हूं, तो इस सर्कुलर ट्रैक का एक क्या हो सकता है भाई, रेडियस भी हो सकता है इस तरह से। तो इस सर्कुलर ट्रैक का एक रेडियस हो सकता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ स्मॉल r से डिनोट कर दिया भाई मैंने इस तरह से। तो ये एक सर्कल बन गया भाई, ये पूरा सर्कल ना भी घूमे भले ही, थोड़ी देर के लिए वो जो कर्व्ड पाथ आया है, उस कर्व्ड पाथ को एक सर्कल की आर्क माना जा सकता है, यानी इसका कुछ रेडियस रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। एक सर्कुलर ट्रैक पर जब गाड़ी चलने की कोशिश कर रही है,
तो इस तरह से ये जब आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं ना, इस तरह से, तो आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो आप क्या देखेंगे कि आप पर कोई एक, जब गाड़ी इस तरह से टर्न लेगी, सर्कल में घूमेगी, तो गाड़ी जब इस तरह अगर लेफ्ट की तरफ मुड़ेगी ना, तो आप राइट की तरफ मूव करेंगे। ऐसे अंदर बैठे हैं गाड़ी के, तो ये जब लेफ्ट की तरफ गाड़ी टर्न लेगी, हम राइट की तरफ जाते हैं, कोई अलग सा फोर्स हमारे ऊपर लग रहा है। इस तरह के फोर्स को सूडो फोर्स कहते हैं भाई। झूठ मूठ का फोर्स है, सूडो का मतलब झूठा, झूठ मूठ का एक फोर्स। क्यों भाई? मतलब हमें किसी ने हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया था ऐसा, फिर भी एक फोर्स लगे जिससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? सूडो फोर्स कहेंगे। मैं ऐसे बता देता हूं कि क्यों फोर्स लगता है हमारे ऊपर। एक्चुअल में जिस गाड़ी के अंदर आप बैठे हैं ना, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है भाई। वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, डायरेक्शन चेंज कर रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी चेंज यानी एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन इस कार के अंदर प्रोड्यूस हुआ है जब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी है। तो जिस गाड़ी में आप बैठे हैं, जहां पर आप बैठे हैं, वो फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बात करते हैं हम। जैसे मैं अर्थ पर हूं तो मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है? अर्थ है। और अर्थ को मैं रेस्ट पर मान लेता हूं या यूनिफॉर्म मोशन में है वो, तो वो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा है जिसमें न्यूटन के लॉ आराम से लग सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर जब आप बैठे हैं तो गाड़ी ही एक्सेलरेशन में है, तो आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो फोर्स जो इस गाड़ी के इस एक्सेलरेशन के कारण आप पर जो फोर्स लग रहा है उसे सूडो फोर्स कहते हैं। और इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण फोर्स लग रहा है। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया है कि जब ये गाड़ी टर्न लेने की कोशिश करती है तो इस कार का इनर्शिया और आपकी बॉडी का इनर्शिया अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, अपोज चेंज को अपोज करेंगे। कोई रेस्ट पर है तो वो अपने आप मोशन में नहीं आएगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो स्पीड चेंज नहीं करेगा अपने आप, अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। और इसी तरह से सीधी एक ऑब्जेक्ट चल रही है तो उसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन उसे उसी लाइन में चलाना चाहेगा। अगर आप उसकी डायरेक्शन को चेंज करोगे वो इसका अपोज करेगा भाई। बिल्कुल सही बात भाई। तो हम ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं जब सर्कुलर ट्रैक पर गाड़ी घूमती है। तो ये गाड़ी क्यों नहीं गई इसी तरह से भाई? फोर्स तो गाड़ी के ऊपर भी लगा है, गाड़ी की डायरेक्शन आप चेंज कर रहे हो, तो इस कार का जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है इस पर भी तो एक फोर्स लगा होगा, जिसके कारण जैसे हम गाड़ी में बैठे बैठे सीट पर ऐसे मूव करते हैं अपोजिट में, कार भी जानी चाहिए, बिल्कुल जाना चाहती थी भाई। हम बात करते हैं अभी इस तरह से, इस तरह के सर्कुलर ट्रैक पर जब ये कार आई है तो भाई पहली बात तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर है। और मैं आपको बता दूं भाई कि इस जब ये कार v वेलोसिटी से m इसका मास है, इस सर्कुलर ट्रैक पर घूमना चाहेगी भाई इस तरह से, इसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये लेफ्ट में टर्न लेना चाहती है तो राइट में अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में इसका इनर्शिया एक फोर्स लगाएगा जो इसकी डायरेक्शन में चेंज जो आप ला रहे हो, स्टीयरिंग को घुमाकर जो चेंज लाना चाहते हो आप, उस चेंज को क्या करना चाहेगा? अपोज करना चाहेगा। और ये सेंटर से, ये सेंटर है इसका, सेंटर से बाहर की तरफ लगने वाले इस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये फोर्स किसी ने लगाया नहीं है, इस गाड़ी में डायरेक्शन चेंज हो रही थी उसके कारण लग रहा है। इस तरह के फोर्स को सूडो फोर्स कहा जाता है। तो जब ये गाड़ी टर्न लेना चाहती है तो डायरेक्शन में चेंज को रोकने के लिए, ओहो गाड़ी का नंबर नहीं दिखाया भाई हमने, ऐसे तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे आपको रास्ते में, और भाई पकड़ लेंगे जो तो DL 11C 1622 भाई गाड़ी का नंबर हमने डाल दिया है इस तरह से भाई।
तो ये जब टर्न लेना चाहती है गाड़ी इस डायरेक्शन में, तो बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और भाई अगर हमारी गाड़ी का मास कितना है m, अगर हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी है v, तो अगर हमारी इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना है r, तो mv²/r क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। जितनी ज्यादा स्पीड से टर्न लोगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, हम उतना ज्यादा अपोजिट में मूव करते हैं भाई, उतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल लगता है। मास जितना ज्यादा होगा, रेडियस जितना ज्यादा होगा, जब सर्कुलर ट्रैक धीरे धीरे घूमता है तो हम आसानी से टर्न ले लेते हैं। शार्प टर्न आ जाता है, छोटा होता है जिसका रेडियस, तो हमें अपनी स्पीड भी कम करनी पड़ती है भाई, क्योंकि r जितना छोटा होगा बाहर की तरफ फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, स्किड करना चाहिए भाई। बिल्कुल सही बात है भाई, कि इस तरह से जब इस सर्कुलर ट्रैक पर गाड़ी आई है, इस तरह से सर्कुलर ट्रैक पर जब गाड़ी आई है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। इस तरह से सर्कुलर ट्रैक पर जब गाड़ी आई है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस गाड़ी को ना बाहर खींच रहा है, इस गाड़ी को स्किड कराना चाहता है इस तरह से भाई। आप देख पाएंगे इस बात को कि जब ये गाड़ी सर्कुलर ट्रैक पर चलती है तो डायरेक्शन चेंज कर रहे हो आप, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जो इस गाड़ी को स्किड कराना चाहता है, जो इस गाड़ी को क्या करना चाहता है, बाहर खींच रहा है, स्किड करना चाहता है। स्किड कर भी सकती है, रुक भी सकती है, कब कैसी कंडीशन होगी यही हम जानेंगे। तो भाई जब अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल लगता है, तो ये गाड़ी इस डायरेक्शन में जाना चाहती है, तो ये टायर्स इस सड़क पर क्या करना चाहते हैं, स्किड करना चाहते हैं, इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो भाई अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। सड़क के बीच में, सड़क में और रोड और टायर्स के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। इन चारों टायर्स पर इस तरह से एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, जो इसको उस डायरेक्शन में जाने से रोकना चाहता है। आप तो जानते ही हैं फ्रिक्शन फोर्स, आप तो जानते ही हैं फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये गाड़ी जब बाहर की तरफ जाना चाहती है तो फ्रिक्शन टायर्स और रोड के बीच में इस तरफ लगता है, जो इसे रोकने की कोशिश करता है कि ये गाड़ी बाहर ना जाए। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स इस सेंट्रीफ्यूगल से ज्यादा होगा तो ये इसे नहीं जाने देगा। एटलीस्ट मिनिमम कंडीशन की बात करूं तो फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीफ्यूगल के इक्वल तो होना ही चाहिए ताकि ये रोकने की अपनी पुरजोर कोशिश कर सके। लेकिन अगर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा तो ये एक्सेलरेट होगी इस डायरेक्शन में, मतलब ये गाड़ी स्किड करेगी। इसलिए अक्सर अगर बारिश का मौसम है, सड़क पर पानी है, फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, या सड़क पर डस्ट पड़ा हुआ है, या सड़क पर ऑयल गिरा हुआ है, पेट्रोल डीजल गिरा दिया गया है, कहने का मतलब कोई भी लुब्रिकेंट अगर आ गया है जिसके कारण फ्रिक्शन कम हो जाता है। लुब्रिकेंट मतलब ऑयल, भाई फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम दरवाजों में, साइकिल की चेन में ऑयल ग्रीस का यूज करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो भाई इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, अगर ये ज्यादा हुआ फ्रिक्शन से तो गाड़ी स्किड कर जाएगी हमारी, और इसीलिए कर्व पाथ पर हम स्पीड कम करते हैं। स्पीड जब हम कम रखते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल भी कम होता है, फ्रिक्शन इसे बैलेंस कर लेता है और हम आसानी से टर्न ले जाते हैं, हमारी गाड़ी स्किड नहीं करती है इस तरह से। लेकिन अब बहुत ज्यादा स्पीड में अगर कर्व पाथ पर टर्न रखेंगे
तो भाई सेंट्रीफ्यूगल बहुत ज्यादा लगेगा। अगर आपका फ्रिक्शन बैलेंस नहीं कर पाया उसे, आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी, स्किड कर कर सड़क से नीचे उतर जाएगी, इधर खेतों में गिर जाएगी, जाकर पलट सकती है। अगर ये ब्रिज है और इस तरह से फ्लाईओवर घूम रहा है तो साइड में टकरा कर नीचे गिर सकती है। भाई सेफली ड्राइव कर, तो कितनी स्पीड से आप टर्न ले सकते हैं, यहां पर हमें इसका एक एक्सप्रेशन जानना है। अदरवाइज भाई आप हमेशा ध्यान रखें कि कर्ड पाथ पर आपका ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगता है जो गाड़ी को बाहर खींच रहा है। हम अंदर बैठे थे तो हम बेल्ट लगाएंगे तो रुके रहेंगे, बेल्ट नहीं लगाएंगे तो हम भी अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ज्यादा जाएंगे। लेकिन गाड़ी को फ्रिक्शन फोर्स रोकने की कोशिश करता है। फ्रिक्शन जब ज्यादा होगा तो वो बैलेंस कर लेगा, गाड़ी आसानी से टर्न ले पाएगी। अगर फ्रिक्शन कम हुआ इससे तो गाड़ी स्किड कर जाएगी। और इसलिए बारिश के मौसम में या सड़क पर मिट्टी डस्ट पड़ा हो तो फ्रिक्शन कम हो जाता है और हमारी गाड़ी बाइक स्किड कर जाती है इस तरह से भी। तो ये बात आप जान पाएंगे कि एक कार कंसीडर करी गई है। कंसीडर अ कार ऑफ मास एंड मूविंग विद वेलोसिटी v ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r। इतनी आप थ्योरी लिखेंगे, वीडियो को रिपीट कर लेंगे, तो इतनी थ्योरी रिपीट लिखने के बाद ये डायग्राम देखें और डायग्राम से आप ये जाने कि भाई यहाँ पर r तो mg के इक्वल हो गया है, रिएक्शन फोर्स R तो mg के इक्वल होगा। क्योंकि आपको मैं ये बता दूं कि इस गाड़ी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है और सड़क से, रोड से, सरफेस से मिलने वाला रिएक्शन ऊपर की तरफ है। तो R इक्वल है किसके? mg के। R इक्वल है किसके? mg के। और भाई सेफ फॉर सेफ टर्न, for a safe turn without skid, for a safe turn without skid में भाई बिना स्किड करे सेफली टर्न लेना चाहते हो तो भाई आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल से बड़ा होना चाहिए, या कम से कम मिनिमम कंडीशन लगाऊं तो इक्वल तो जरूर होना चाहिए। भाई mv²/r जो बाहर की तरफ लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल, और इसे बैलेंस करने के लिए जो सेंटर की तरफ लग रहा है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। mv²/r जो सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है वो छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब फ्रिक्शन फोर्स आपका सेंट्रीफ्यूगल से बड़ा होना चाहिए, ज्यादा सेफ रहोगे। नहीं तो कम से कम ये फ्रिक्शन फोर्स इस सेंट्रीफ्यूगल के इक्वल तो होना ही चाहिए, छोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भाई फ्रिक्शन फोर्स छोटा हो गया, गाड़ी स्किड करेगी, पक्की बात है भाई। इस तरह से अगर ऐसा था तो भाई मैं इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर रहा हूं। इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट कैसे करूं? mv²/r सेंट्रीफ्यूगल है ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, म्यू इनटू में r होता है। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू इनटू में r होता है। और मैं यहां यूज कर लेता हूं इस बात को, mv²/r इज इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब लेस देन और इक्वल टू म्यू क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है। और इस वक्त तो r mg के इक्वल है भाई, हॉरिजॉन्टल है तो r इक्वल टू mg है। मास से मास कैंसिल हो जाए तो v का स्क्वायर और लेस देन और इक्वल टू r इधर जाएगा, म्यू इनटू में r इनटू में g होगा, v लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट कर दिया जाए अगर मान लीजिए तो म्यू इनटू में r इनटू में g लिखा जा सकता है। इसको म्यू इनटू में r इनटू में g लिखा जा सकता है इसको। मतलब इतनी मैक्सिमम स्पीड से इस सर्कुलर ट्रैक पर आप क्या कर सकते थे? टर्न ले सकते थे। इतनी मैक्सिमम स्पीड से
आप इस सर्कुलर ट्रैक पर टर्न ले सकते थे। तो ये बात आपको क्लियर है कि इतनी मैक्सिमम स्पीड से आप इस सर्कुलर ट्रैक पर टर्न ले सकते हैं भाई। यहां पर अगर म्यू आपको याद आए, अगर म्यू ना गिवन हो किसी न्यूमेरिकल में, तो भाई म्यू इज इक्वल टू tan थीटा भी लिखा जा सकता है। आपको याद आएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है थीटा यहां पर पे। इसमें एक खास बात ये थी कि ये यहां पर दिक्कत ये है कि इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन मतलब म्यू की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू जीरो रख दी मैंने ये मान लीजिए अगर उस कंडीशन की बात करूं जब कोई फ्रिक्शन नहीं है भाई, तो म्यू की वैल्यू जीरो हो गई तो v इज इक्वल टू जीरो हो गया भाई। आप इस तरह से ट्रैक पर टर्न ले ही नहीं पाएंगे किसी भी स्पीड से कम स्पीड पर भी टर्न लेना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे सेंट्रीफ्यूगल जब टर्न लेते हैं सर्कुलर ट्रैक पर आओगे, कर्व पाथ पर आओगे, सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करने के लिए इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो गाड़ी स्किड करेगी ही करेगी, डेफिनेटली स्किड करेगी। मतलब ये इस केस में इस तरह के प्लेन सरफेस की अगर बात करी जाए तो हमें सर्कुलर ट्रैक पर चलने के लिए फ्रिक्शन पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। और जो एक रिस्क है कभी बारिश के मौसम में या कोई स्मूथ सरफेस आ गया है या जहां पर मान लीजिए ज्यादा स्पीड थी हमारी और हम फ्रिक्शन पर डिपेंड थे सिर्फ यहाँ पर, तो अकेला फ्रिक्शन शायद ना संभाल पाए इस गाड़ी को और ये स्किड कर जाए, एक्सीडेंट हो सकता है। तो क्योंकि इस तरह के कर्व पाथ पर, जब इस तरह के कर्व पाथ की बात आई है, तो इस तरह के कर्व पाथ पर क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, तो ये कोई ज्यादा सेफ टर्न नहीं है। इस तरह से ये एक सेफ टर्न नहीं है, और जब इस तरह का टर्न सेफ नहीं है तो हमें इस टर्न को बदलने की जरूरत है भाई। हमें कुछ टेक्निक्स लगाने की जरूरत है कि आपको फ्रिक्शन पर डिपेंड ना रहना पड़े भाई, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन पर डिपेंड ना रहना पड़े आपको। तो और ज्यादा सेफ करने की जरूरत थी इसको, और इसे और ज्यादा सेफ कैसे किया जा सकता था, मैंने एक टेक्निक लगाई है। मैंने टेक्निक लगाकर मेरी देश की सड़कों को और बेहतरीन कर दिया है मैंने। और ये कैसे किया मैंने बैंकिंग ऑफ रोड्स कर दिया है। मैंने एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक लगा दी है कि मैंने बैंकिंग ऑफ रोड्स कर दी है भाई। यहाँ पर किस तरह से बैंकिंग ऑफ रोड्स किया गया भाई, आप बहुत बार हो सकता है रोहतक हाईवे या जयपुर हाईवे या आगरा कहीं इस तरह से गए होंगे और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब टर्न आता है इस तरह से, तो ये सड़क थी इस तरह से हॉरिजॉन्टल सरफेस था इस तरह से, लेकिन जहां कहीं टर्न आता है सड़क को थोड़ा सा टिल्टेड कर दिया जाता है इस तरह से। तो सड़क को इस तरह से थोड़ा टिल्टेड कर दिया जाता है और वही ऐसे चल रही थी आपकी गाड़ी पहले हॉरिजॉन्टल पर, और भाई बहुत स्पीड से चल रही थी। जब सर्कुलर टर्न आता है तो इस तरह से सड़क थोड़ी टेढ़ी रहती है और आप काफी स्पीड से टर्न ले जाते हैं। जितना आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पर उतनी स्पीड से टर्न नहीं ले सकते थे जितना आप उस टिल्टेड वाले पर, अगर आप लेफ्ट की तरफ टर्न आ रहा है तो वो रोड लेफ्ट की तरफ झुकाया गया होगा, अगर राइट की तरफ जिस तरफ टर्न आएगा यानी जिस तरफ सेंटर बन रहा है उस ट्रैक का, सर्कुलर आर्क है वो एक तरह की, सेंटर की तरफ यानी अंदर वाले एज को नीचे रखा गया है और सड़क के बाहर वाले एज को थोड़ा ऊपर कर दिया गया है, इस तरह से टिल्टेड कर दिया गया है, इंक्लाइंड कर दिया गया है, उसी को बैंकिंग ऑफ रोड्स कहा जाता है। ऐसा किया क्यों जाता है मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन फिलहाल ये ऐसी बात थी इस तरह से कि जब एक सर्कुलर टर्न आया इस तरह से,
जब एक सर्कुलर टर्न आया इस तरह से और वहां पर सड़क को, वहां पर रोड को थोड़ा इस तरह से क्या कर दिया गया है, इंक्लाइन बनाया गया है भाई। तो क्या है, जब इस तरह से ये एक सर्कुलर टर्न था यहाँ पर, वहां पर क्या किया गया, वहां पर क्या किया गया, वहां पर इस सड़क को थोड़ा टिल्टेड बनाया गया है इस तरह से। टिल्टेड बनाने का मतलब सरफेस को थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दिया गया है। ये इनर एज है भाई, यहाँ पर ये अंदर वाला एज है, यहाँ पर ये इनर एज है, इनर एज ऑफ रोड। तो ये इनर एज है रोड का और ये आउटर एज है रोड का भाई, आउटर एज ऑफ रोड। तो आउटर एज को इनर एज से थोड़ा ऊपर कर दिया गया है इस तरह से। तो कुछ h हाइट पर ऊपर कर दिया गया है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ एक इंक्लाइंड प्लेन बन रहा है, h हाइट पर हमने थोड़ा ऊपर कर दिया है कि यहाँ पर थीटा एंगल पर इंक्लाइंड कर दिया गया है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर क्या कर दिया गया है, अब की बार इंक्लाइंड कर दिया गया है। और फिर आपकी गाड़ी कहीं जा रही थी, आप इस गाड़ी में जा रहे थे, तो आपकी गाड़ी इस तरह से जा रहे हैं आप कहीं पर भाई। तो ये बड़ी सुंदर सी गाड़ी लेकर आप कहीं पर जा रहे थे और जब इस तरह का ट्रैक आया है तो आप बैठे थे और आप अपने पेरेंट्स को कहने लगे कि मम्मी पापा मैं आपको बताऊं ये इस तरह का क्यों बनाया गया है। तो आपने क्या एक्सप्लेन किया आपने कि इस सड़क को ऐसा टेढ़ा क्यों बनाया गया है, क्यों ऐसी टेक्निक लगाई गई है, ये आपने कैसे समझाया कि भाई ये टायर्स की बात करते हैं। इस तरह से टायर्स हैं इस कार के, इस तरह से टायर्स हैं भाई यहाँ पर इस तरह से, और इस तरह से जब ये टायर्स हैं यहाँ पर इस तरह से, और ये सरफेस एक इंक्लाइन प्लेन जो बना है यहाँ पर, और आप अंदर बैठे हैं इसके अंदर और आप क्या बता रहे हैं, और ये आपकी गाड़ी का नंबर भाई DL समथिंग इस तरह से। तो जब इस तरह के ट्रैक पर वो ट्रैक ऐसा टेढ़ा क्यों कर दिया गया है इस तरह से, टिल्टेड क्यों कर दिया गया है थोड़ा इस तरह से, और जब इस पर आप जा रहे हैं, पहली बात तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है। वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा। इस कार का वेट होगा mg, मास इसका m है, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा भाई। और भाई सरफेस से परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर इसे क्या मिल रहा होगा, रिएक्शन मिला होगा भाई, रिएक्शन फोर्स भाई। इस रोड ने एक रिएक्शन फोर्स लगाया है। रिएक्शन फोर्स हमेशा ही सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। पहले भी मैंने आपको बताया है, एंगल ऑफ रिपोज में भी बताया है। तो ये R यहाँ पर रिएक्शन फोर्स है, ये यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है, रिएक्शन फोर्स कहिए या नॉर्मल रिएक्शन कहिए भाई। गाड़ी ने इस तरह से एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया है, सड़क ने सॉरी रोड ने नॉर्मल रिएक्शन लगाया है। एवरी एक्शन के लिए रिएक्शन तो होगा ही इस तरह से। ये कार अपने वेट के कारण फोर्स लगा रही है इस रोड पर, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लगा पा रही इस बार। ये mg तो इसका वर्टिकली डाउनवर्ड है। रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इस तरह से। तो ये सरफेस इस तरह से इंक्लाइंड है। पहले ये हॉरिजॉन्टल था तो बिल्कुल रिएक्शन ऊपर था, अब ये टिल्टेड हो गया है तो रिएक्शन भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया इस तरह से, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है इस तरह से। और भाई ये गाड़ी जब इस तरह से चल रही है तो बाहर की तरफ है, जब ये सर्कुलर ट्रैक में आई है तो इस सड़क का एक सेंटर रहा होगा O और इसका रेडियस रहा होगा कुछ स्मॉल r, इसका रेडियस रहा होगा r इस तरह से। तो भाई ये बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा भाई, बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको m मास है, v इसकी स्पीड है, तो mv स्क्वायर बाई r क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा भाई। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर लगेगा
क्योंकि जब भी सर्कुलर ट्रैक पर आओगे डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, इनर्शिया उसको अपोज करेगा, तो इस तरह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा इस केस के अंदर में। और गाड़ी जब बाहर की तरफ जाना चाहती है तो टायर्स और सड़क के बीच में, भाई हर बच्चे को पता होना चाहिए, कोई भी आपसे पूछे कि फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, तो भाई जब गाड़ी इस तरह से, भाई एक फ्रिक्शन टायर्स के बीच में सीधा भी लग रहा होगा, जब गाड़ी चल रही है जिस डायरेक्शन में चल रही है टायर्स और सड़क के बीच में फ्रिक्शन फोर्स तब भी है भाई इस तरह से। जब गाड़ी इस डायरेक्शन में चल रही है तो इस डायरेक्शन में गाड़ी जब इस तरह से चल रही है सामने, तो सामने गाड़ी चल रही है तो टायर्स और सड़क के बीच में फ्रिक्शन फोर्स अलग से है भी एक और, जैसा होता है जैसे हम पढ़ते हैं, लेकिन ये फ्रिक्शन अलग है। गाड़ी पर एक फोर्स बाहर खींच रहा है, गाड़ी को बाहर की तरफ खींचेगा तो टायर्स और सरफेस के बीच में अपोजिट में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। हम उस फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। मैं आने वाले टाइम में आपके लिए वीडियो भी लाऊंगा और मेरा आपसे एक क्वेश्चन भी है कि एक साइकिल आप चला रहे हैं, तो जब साइकिल मोशन में है, जब साइकिल को आप पैडल से चला रहे हैं तो साइकिल के अगले टायर पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या है, और साइकिल के पिछले टायर पर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या है। आप इसे करने की कोशिश करिएगा। और जब आप साइकिल पर ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, अगले टायर पर और पिछले टायर पर। दोनों का जवाब जानने की कोशिश करिएगा भाई। ये कोई नहीं कहेगा कि साइकिल आगे जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे ही लग रहा होगा भाई, दोनों केस में या हर एक केस में। अगले टायर पर पिछले टायर पर दोनों पर फ्रिक्शन फोर्स को सोचिए क्या कंडीशंस है, और मैं बताऊंगा आपको आगे अगर आप नहीं कर पाते हैं तो। इनर एज था, आउटर एज ऊपर बना दिया, रेडियस है सर्कुलर ट्रैक का आर, और थीटा एंगल पर सड़क को टिल्ट कर दिया गया है। और जब थीटा एंगल पर सड़क को टिल्ट कर दिया गया है तो mg वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर लग रहा होगा, टायर्स के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, टायर्स के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है इस तरह से। तो टायर्स के बीच में और सड़क के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, फ्रिक्शन तो रोड के पैरेलल ही होगा ना भाई, तो ये इधर की तरफ गाड़ी अगर स्किड करना चाहती है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर दोनों टायर, चारों टायर्स पर होगा। मैंने फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन शो करी है, इस वाले टायर पर भी शो करेंगे और इस पर भी, दोनों का मिलाकर नेट फ्रिक्शन की बात करेंगे हम। तो दोनों टायर्स पर मिलाकर या चारों टायर्स पर मिलाकर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो अब आप ये देखिए, फ्रिक्शन कोशिश कर रहा है कि गाड़ी बाहर ना जाए, जबकि एक और फोर्स है जो गाड़ी को बाहर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। इस बार आप सिर्फ फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं है, इसीलिए बैंकिंग ऑफ रोड किया गया है भाई इस तरह से। पहली बात, बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या है, द सिस्टम ऑफ raising outer edge, the system of raising outer edge of a curved road with respect to inner edge is called banking of rods। आउटर एज को इनर वाले के कंपैरिजन में थोड़ा हाइट पर रखना, रेज कर देना, इस तरह के टेक्निक को, इस तरह के सिस्टम को बैंकिंग ऑफ रोड्स कहा जाता है। इस तरह की टेक्निक को बैंकिंग ऑफ रोड्स कहा जाता है। अब इस डायग्राम में तो हमने ये बताया कि ये सिचुएशन बन रही है कार के साथ कि भाई इस तरह से जब इस ट्रैक पर गाड़ी आई है तो यूं इस तरह से टिल्टेड हो जाती है, थोड़ी सी इस तरह से टिल्टेड हो जाती है भाई। तो टिल्टेड हो गई है
mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर मिल रहा होगा इसको, और टायर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स रोड के पैरेलल होगा, और बाहर की तरफ बाहर खींचना चाहता है इसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। अगर ऐसा है थोड़ा दोबारा बनाइए भाई, इसको यहां पर बनाइए इस तरह से, इस कार को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर यहां पर फोर्स दिखाइए इस तरह से कि ये थीटा एंगल बन रहा था, ये वर्टिकली डाउनवर्ड था mg, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है mg, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है इस तरह से, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है इस तरह से, और रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर है, रिएक्शन फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है, रिएक्शन फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है इस तरह से, और फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स को शो करिए यहां पर, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन है, और ये बाहर की तरफ mv²/r, ये सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, ये फोर्सेस है जो इस पर लग रही हैं। भाई आपको रिजोल्व करना पड़ेगा, आपको कैसे रिजोल्व करना पड़ेगा भाई, आप फ्रिक्शन को रिजोल्व करिए, ये एक भाई इसके सामने देखिए, मैं एक बार फिर किस पर आ गया हूं, बैलेंस करने की बात पर आ गया हूं, r के सामने कोई नहीं है, mg के सामने कोई नहीं है, mv²/r के सामने कोई नहीं है, फ्रिक्शन के सामने कोई नहीं है, तो कौन किसको बैलेंस कर सकता है ये नहीं पता चल सकता ऐसे में, इसीलिए रिजोल्व करते हैं हम। रिजोल्व मैंने किसको किया, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल, भाई इसके सामने वाला फोर्स चाहिए मुझे, तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से रखी, तो मैंने इस तरह की एक हॉरिजॉन्टल लाइन जब मानी है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर अब ये थीटा एंगल बनाया फ्रिक्शन ने, ये थीटा एंगल बनाया है फ्रिक्शन ने, भाई ये जेड बन रहा है, देखिएगा ये जेड बन रहा है ऑल्टरनेट, भाई ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये जेड जितने एंगल पर ये इंक्लाइंड था उतना ही एंगल फ्रिक्शन ने बनाया है हॉरिजॉन्टल के साथ। भाई ऐसा अगर हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में थीटा एंगल बन रहा है, जिस डायरेक्शन में थीटा एंगल बन रहा है उस डायरेक्शन में f cos थीटा लिखा जा सकता है, और भाई mg वाली डायरेक्शन में, भाई दूसरी तरफ mg वाली डायरेक्शन में f sin थीटा लिखा जा सकता है। फ्रिक्शन फोर्स को मैंने दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया है। भाई ध्यान से सुनिएगा, फ्रिक्शन फोर्स को मैंने दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया है भाई यहाँ पर। तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में था भाई, सरफेस के पैरेलल था, सड़क के, रोड के, तो उसने थीटा एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो f cos थीटा लिखा जा सकता है इस डायरेक्शन में, और f sin थीटा लिखा जा सकता है mg की डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स को मैंने दो कंपोनेंट्स में क्या कर दिया है, रिजोल्व कर दिया है। फ्रिक्शन फोर्स को मैंने दो कंपोनेंट्स में क्या कर दिया है, रिजोल्व कर दिया है। एक कंपोनेंट इसका mg की डायरेक्शन में नीचे की तरफ आया है फ्रिक्शन का, और एक हॉरिजॉन्टल में आया है। तो आप देख पाएंगे mv²/r इधर है, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर है, एक नीचे आ गया। r को रिजोल्व कर लीजिए भाई, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा अगर r को भी रिजोल्व कर लिया जाए। भाई ये वर्टिकल लाइन अगर खींच ली जाए इस तरह से, ये वर्टिकल लाइन खींच ली जाए अगर इस तरह से, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि r परपेंडिकुलर है, r और ये फ्रिक्शन परपेंडिकुलर है क्योंकि ये सरफेस के पैरेलल है r, और ये रिएक्शन फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर आप जानते हैं, यानी ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। इसका मतलब फिर ये कितना है, थीटा, क्योंकि ये लाइन वर्टिकल वाली हॉरिजॉन्टल की। आप वैसे डायरेक्ट याद करें, कोई खास मुश्किल बात नहीं इसके अंदर, कि भाई अगर मान लीजिए क्या क्या एंगल होते हैं, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ फ्रिक्शन ने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाया है, और ये रिएक्शन ने वर्टिकल के साथ थीटा बनाया है। मैं रिएक्शन फोर्स को भी रिजोल्व कर दूं, मैं रिएक्शन को भी रिजोल्व कर दूं, तो r रिएक्शन का एक कंपोनेंट लिखा जा सकता है, r का एक कंपोनेंट जिस तरफ थीटा बनाया है इधर r cos थीटा लिखा जा सकेगा, और जिस तरफ ये फ्रिक्शन का कंपोनेंट था इसी डायरेक्शन में
यहाँ पर r sin थीटा लिखा जा सकता है। भाई रिजोल्यूशन समझ में आना बहुत जरूरी है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रिजोल्यूशन समझना बड़ा जरूरी है कि भाई मैं आपको बता दूं, एक mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड था, रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर था, फ्रिक्शन फोर्स इस सरफेस के पैरेलल था, सेंट्रीफ्यूगल बाहर लग रहा था, ये फोर्सेस थे। मैंने फ्रिक्शन को रिजोल्व किया तो थीटा एंगल की तरफ f cos थीटा कंपोनेंट आया और mg की तरफ f sin थीटा कंपोनेंट आया। मैंने r रिएक्शन को भी रिजोल्व कर दिया है, वर्टिकल के साथ r cos थीटा आया और f cos थीटा फ्रिक्शन की ही डायरेक्शन में r का एक कंपोनेंट आ गया r sin थीटा। इसे और आसान कर देने के लिए भाई मैं इस डायग्राम को रब कर देता हूं अब यहां पर, क्योंकि ये डायग्राम से आपने समझ लिया है बिल्कुल कि कैसी सिचुएशन में होती है और आपके पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या कहने वाले हैं। इतना सब कुछ आपने समझा दिया और आप गाड़ी में जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ और या अपने क्लासमेट्स के साथ, या फिर अगर 12वीं क्लास में आप लेकर आए 100 में से 100, तो मेरी तरफ से जो आपको एक नॉर्थ साइड या साउथ की साइड घूमने का टूर पैकेज इनाम के तौर पर मिलेगा और 50,000 का नगद इनाम भी आपको मिलेगा। 100 में से 100 12वीं के फाइनल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में लाने पर, प्रैक्टिकल के 30 में से 30 आपको मिले, ये पूरी कोशिश रहेगी। प्रैक्टिकल्स आपको मैं खुद बताऊंगा, पोटेंशियोमीटर, डिवाइसेस, बैटरी, बल्ब, रेजिस्टेंस सब मैं आपको दिखाऊंगा। ऑप्टिकल के डिवाइसेस 12वीं क्लास के सब मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पर बिल्कुल 12th के बच्चों को भी दिखाए जाते हैं यहाँ लेंसेज और मिरर। तो ये सारी चीजें भाई 30 में से मैं सिर्फ 70 नंबर की थ्योरी की तैयारी नहीं कराता, मैं उन 30 नंबर की भी तैयारी कराता हूं जो आपको स्कूल के इंटरनल्स में से मिलने वाले हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो 100 में से 100 लाने वाला बच्चा जब मेरे साथ जाएगा और वो मुझे एक्सप्लेन करेगा कि सर देखो ये जो टिल्टेड रोड है ना, ये क्यों किया है पता है, आपने एक समय बताया था मुझे, देखो लेकिन देखो मुझे 12th में भी याद है, 12th पार करने के बाद भी याद है। मेरे 100 में से 100 आए, मैं आपके साथ टूर पे जा रहा हूँ और मैं आपको बताऊं सर ये क्यों होता था, क्योंकि आगे चलकर मैं इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता हूं, मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स याद है भाई। आपने ये बताया, ये सब कुछ रिजोल्व करने के बाद एक और डायग्राम बना दिया। अब आपने ना सिस्टम ही खत्म कर दिया कि देखो आपके दोस्त हो सकता है साइंस साइड से ना हो, ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, या हो सकता है आर्ट साइड से, उन्हें नहीं पता हो। अब आप सिंपली ये कह रहे हो उसे, देख भाई गाड़ी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड था, देख भाई गाड़ी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड था mg, इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन का भी एक कंपोनेंट आ गया f sin थीटा। देख भाई रिएक्शन था यहां पर, लेकिन रिजोल्व करने के बाद क्या देख लिया, r का एक कंपोनेंट आ गया r cos थीटा इधर की तरफ, और r का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ गया था यहां पर r sin थीटा, और इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन का भी एक कंपोनेंट आ गया है, इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन का भी एक कंपोनेंट आ गया था f cos थीटा यहां पर। और भाई इधर की तरफ, इधर बाहर की तरफ लग रहा था वो सूडो फोर्स, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो mv²/r वाला फोर्स है। भाई आपके वेट को f sin थीटा को सामने वाला बैलेंस कर लेगा, इसका मतलब है मेन बात, सेंट्रीफ्यूगल mv²/r को बैलेंस करने के लिए सामने एक तो f cos थीटा है, फ्रिक्शन अपनी जिम्मेदारी अभी भी निभाएगा, लेकिन फ्रिक्शन के साथ साथ r sin थीटा भी आ गया है यहां पर, यानी फ्रिक्शन अगर नहीं भी होगा तो r sin थीटा रिएक्शन का एक कंपोनेंट रिजोल्व कर आया था, वो भी इसे बैलेंस करने की कोशिश करेगा। यानी जब आपकी गाड़ी इस तरह के बैंड रोड पर चल रही है तो सिर्फ फ्रिक्शन पर अब आप डिपेंड नहीं है भाई, आप आर रिएक्शन का एक कंपोनेंट है उसका भी यूज कर रहे हैं स्किड होने से रोकने के लिए। यानी फ्रिक्शन कम हो जाए या फ्रिक्शन ना भी हो
तो भी अब आप उस सर्कुलर ट्रैक पर चल पाएंगे, गाड़ी घुमा पाएंगे। और यही बात है बैंकिंग ऑफ रोड्स की, यही खास बात है। और इसलिए अब एक्सप्रेशन डिराइव करना है स्पीड का कि भाई ये बताइए कि ये बताओ कितनी स्पीड से टर्न ले सकते हैं भैया। तो सबसे मेन बात भाई r cos थीटा और नीचे mg f sin थीटा। ऊपर की तरफ एक फोर्स है r cos थीटा, ऊपर एक फोर्स है r cos थीटा और इसके सामने दो फोर्सेस हैं, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे भाई। गाड़ी नीचे या ऊपर तो नहीं जा रही ना, तो ऊपर वाला ये फोर्स इन दोनों फोर्सेस को मिलकर बैलेंस कर रहा होगा। नीचे दो फोर्सेस हैं भाई, ऊपर एक फोर्स r cos थीटा और नीचे डायरेक्शन में दो फोर्स हैं, एक f sin थीटा और दूसरा है mg। तो भाई इस तरफ के दोनों फोर्सेस मिलाकर ऊपर वाले को बैलेंस कर रहे होंगे। आमने सामने वाले बराबर रख दीजिए भाई, इक्विलिब्रियम है इन डायरेक्शंस में भाई। इस तरह से अगर ऐसा था f sin थीटा को इधर बाहर लाइए r cos थीटा माइनस f sin थीटा और इज इक्वल टू किसके, mg के इक्वल है भाई। r cos थीटा माइनस f मतलब फ्रिक्शन फोर्स भाई फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला तो म्यू इनटू में r होता है। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला तो म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इस बेंड रोड का, और r यहां पर रिएक्शन है और sin थीटा यहां पहले से था और इज इक्वल टू mg। r दोनों में से बाहर रखा जाए तो cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा और इज इक्वल टू बराबर mg के, और r रिएक्शन की वैल्यू यहां से मैंने mg अपॉन में या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ये r कॉमन ले लिया और ये एक इक्वेशन बन गई, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए भैया। ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दी गई है इस तरह से, ये इक्वेशन नंबर 1 नेम दिया है हमने इसको। इसके बाद आगे बात करें कि भाई ये दोनों फोर्सेस, एक r sin थीटा और एक फोर्स है f cos थीटा, ये दोनों मिलकर गाड़ी को बाहर जाने से रोकेंगे, स्किड करने से रोकेंगे। अब की बात है तो mv²/r को बैलेंस करने का काम ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। मैं मिनिमम कंडीशन की बात करता हूं कि ये r sin थीटा और प्लस ये f cos थीटा इज इक्वल टू, वैसे तो ये दोनों मिलकर mv²/r से ग्रेटर होंगे, बड़े होंगे, बहुत ज्यादा सेफ है, कम से कम बराबर तो होने ही चाहिए। तो मैं मिनिमम कंडीशन पर सोल्व कर रहा हूं भाई, इन दोनों को बराबर रख दिया किसके, mv²/r के, कि भाई ये मिलकर अगर बराबर हो जाते हैं इसके, गाड़ी को स्किड करने से रोक लेंगे, तो बैलेंस कर लेंगे। अब आप सिर्फ फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं है भाई, आप एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर सिर्फ फ्रिक्शन पर डिपेंड कर रहे थे और पिछले डेरिवेशन में म्यू की वैल्यू 0 रखते ही वेलोसिटी भी 0 आ गई, आप टर्न नहीं ले सकते वहां पर। लेकिन अब फ्रिक्शन के साथ साथ आप r sin थीटा का यूज कर पा रहे हैं, इसलिए इस दोनों में से r sin थीटा और फ्रिक्शन फोर्स को फिर से म्यू इनटू में r लिख दिया जाए और इनटू में cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। दोनों में से r कॉमन ले लिया जाए, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा और इज इक्वल टू mv²/r लिखा जा सकता है इस तरह से भाई। ये अगर लिखा जा सकता है, ऊपर इस पोर्शन को रब कर देते हैं भाई, और यहां से r की वैल्यू यहां पर ले जाकर पुट करेंगे हम इस फर्स्ट इक्वेशन में, कि यहां से r की वैल्यू लिखी जा सकती है mv², या फिर ऐसा करते हैं, ये रहने देते हैं इस तरह से, ये बनी इक्वेशन नंबर 2 भाई। इस तरह से एक बार इन दोनों आमने सामने वाले वर्टिकल फोर्सेस को, ये वर्टिकल लाइन में जो थे, इन फोर्सेस को आमने सामने वालों को इक्वल किया मैंने। ये दोनों एक साइड थे तो ये एक तरफ प्लस कर लिखे, इन इसका सम इसके इक्वल कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन बनी। ये दोनों एक डायरेक्शन में है, ऐड किए और mv²/r के बराबर रखे, दूसरी इक्वेशन बन गई। डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड भाई, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड या डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट कर दीजिए भाई।
जब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करिए भाई, r से r कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा और यहां पर प्लस म्यू कोस थीटा, और इस पूरे के डिवाइड में फर्स्ट इक्वेशन r से r कट चुका है, कोस थीटा और माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r था, और mg से डिवाइड करूंगा, m से m कटेगा तो v स्क्वायर बाई क्या बनेगा, rg बनेगा। इस तरह से ये सारा सोल्व कर दीजिए भाई। आप थोड़ा सा फेर बदल कर सकते हैं इसके अंदर भाई, मैं इसे भी रब कर देता हूं। और आपके पेरेंट्स खुश हो गए हैं इस बात से कि आप पढ़ते हैं, मैं बहुत खुश हो गया हूं कि आप मेरे साथ टूर पे जा रहे हैं, क्योंकि आप 12वीं में 100 में से 100 लेकर आए हैं। और अब मैंने क्या किया, v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, rg को मल्टीप्लाई में लाया हूं यहां पर। और भाई मैं इस एक्सप्रेशन को और सिंपलीफाई करना चाहता था, न्यूमरेटर को cos से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी cos से डिवाइड कर दिया। साइन अपॉन में cos क्या बनेगा भाई, tan थीटा। साइन अपॉन में cos क्या बनेगा, tan थीटा। यहां cos से cos कट जाएगा तो म्यू बचेगा। इस तरह से डिनोमिनेटर की बात करी जाए भाई, यहां पर डिनोमिनेटर की बात करी जाए तो भाई डिनोमिनेटर में आप आएंगे, cos से cos कटकर 1 होगा, और भाई साइन अपॉन में cos क्या बनेगा, tan थीटा। भाई मैंने ऊपर न्यूमरेटर को भी और नीचे डिनोमिनेटर को भी cos से डिवाइड कर दिया। आपने 10वीं क्लास में बहुत बार किया होगा ऐसा। तो v वेलोसिटी जिससे टर्म लिया जा सकता है वो अंडर रूट में r इंटू में g, और भाई tan थीटा प्लस म्यू, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू tan थीटा आती है। इतनी स्पीड से सेफली टर्न ले सकते हो आप इस बैंक्ड रोड पर, जिसे थीटा एंगल पर बैंकिंग की गई है, जिसकी थीटा एंगल पर क्या करी गई थी, बैंकिंग करी गई थी। इस तरह से ये हर बच्चे को बात क्लियर रहे कि थीटा एंगल पर बैंकिंग की गई थी। तो इतनी स्पीड से आप सेफली टर्न ले सकते हैं, आपकी गाड़ी मजे से हाईवे पर जा सकती है, और जैसी भी स्टाइल की आपकी गाड़ी है भाई। इस तरह से इसमें एक और खास बात है भाई, स्पेशल केस में एक स्पेशल केस की बात करते हैं। एक स्पेशल केस क्या होता है, स्पेशल केस का मतलब हम ये जानना चाहते हैं, इसमें कोई खास कंडीशन पुट कर देते हैं। स्पेशल केस है ऑप्टिमम स्पीड का भाई। आपसे पूछा जाए ऑप्टिमम स्पीड कितनी हो सकती है इस कर्व्ड रोड पर भाई। ऑप्टिमम स्पीड का मतलब म्यू की वैल्यू 0 भाई, इफ कोई फ्रिक्शन है। ऑप्टिमम स्पीड कब होती है, इफ नो फ्रिक्शन में। अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स ना भी होता, अगर मान लीजिए, तो म्यू की वैल्यू 0 कर दी जाए, v इज इक्वल टू बराबर है, अगर म्यू 0 हो जाएगा तो यहां पर म्यू की वैल्यू 0 हो गई। ये म्यू 0 करूंगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। इस तरह नीचे 1 बचा, ऊपर बचा है भाई r इंटू में g इंटू में tan थीटा है भाई। यहां पर भाई इतनी स्पीड से तो आप अभी भी टर्न ले पाएंगे, इतनी स्पीड से तो आप अभी भी टर्न ले पाएंगे। उस बैंड रोड की अगर बात करी जाए तो इतनी स्पीड से तब भी आप टर्न ले पाएंगे जब वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो भी भाई। तो इसीलिए यही तो फायदा हुआ बैंकिंग का, कि अब हम सिर्फ बैंकिंग और जब हम टर्न ले रहे हैं तो अब हम सिर्फ फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, अब हम रिएक्शन का भी यूज कर रहे हैं। फ्रिक्शन नहीं भी होगा तो भी उस सर्कुलर ट्रैक पर गाड़ी चलाना पॉसिबल हो पाएगा। इस तरह से ये बैंकिंग ऑफ रोड्स, आई होप हर बच्चे को बैंकिंग ऑफ रोड्स क्लियर रहेगा। ये वीडियो आप सभी के लिए अवेलेबल है,
और आप इसे देख पा रहे हैं और बैंकिंग ऑफ रोड्स आपको क्लियर है 101% भाई। अगर आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होता है तो बैंकिंग ऑफ रोड्स इस चैप्टर से डेफिनेटली पूछा जाएगा आपसे और डेरिवेशन की तरह रहेगा। मैं एक और मजेदार बात आपको इस चैप्टर की बता दूं और ये है बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट का मतलब आप तो खुद जानते हैं भाई, हर बच्चा साइकिल चलाता है। आप साइकिल चलाते होंगे, अक्सर आपने साइकिल चलाई होगी। तो जब साइकिल आप चलाते हैं तो सीधी सीधी साइकिल चल रही है, लेकिन जब टर्न लेने की बात आती है, जब टर्न लेने की बात आती है तो साइकिल अपने आप टेढ़ी हो जाती है, एक तरफ पे कर देते हैं आप ऐसा मतलब। तो बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट में साइकिल क्यों बेंड होती है? जब आप एक सर्कुलर ट्रैक पर चलने की बात आती है तो साइकिल बेंड क्यों करी जाती है भाई इस तरह से। तो मान लीजिए आप एक सर्कुलर ट्रैक पर जब चल रहे हैं जिसका रेडियस कुछ r है, तो एक साइकिल की अगर बात करी जाए, वैसे अगर एक साइकिल सीधी सीधी चल रही होती, मतलब ये वर्टिकल लाइन होती है, तो अगर एक साइकिल बिल्कुल सीधी चलेगी तो ये वर्टिकल लाइन होगी। लेकिन जब टर्न लेने की बात आती है, जब टर्न लेने की बात आती है तो जब टर्न लेने की बात आती है साइकिल थोड़ी सी इस तरह से झुक जाती है। ये टायर दिखाया है मैंने आपको साइकिल का, ये टायर दिखा रहा हूं आपको साइकिल का इस तरह से। तो टायर दिखाया जा रहा है आपको साइकिल का इस तरह से कि इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल रोड है। और जब इस तरह से टर्न लेने की बात आती है तो हमारी साइकिल जिस तरफ टर्न लेते हैं ना, हमारी साइकिल उस तरफ इस तरह से साइकिल चल रही थी, तो जब टर्न लेने की बात हमारी साइकिल उसी तरफ झुक जाती है जिस तरफ हम टर्न ले रहे होते हैं। कुछ थीटा एंगल पर साइकिल हमारी झुक जाती है भाई इस तरह से, कुछ थीटा एंगल पर साइकिल जो है इस तरह से टिल्ट हो जाती है, मतलब बेंड हो जाती है इस तरह से। ऐसा क्यों करते हैं भाई हम इस तरह से? क्योंकि मैं एक बार फिर ये बता दूं, साइकिल के टायर्स जो है वो बहुत ही थिन है, मतलब बहुत ही पतले हैं, कोई ज्यादा उनका ऐसा कांटेक्ट नहीं था। तो मैं सिर्फ फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं रहना चाहता भाई, कोई खास ज्यादा रिएक्शन नहीं होगा। गाड़ी में मास ज्यादा था तो रिएक्शन फोर्स ज्यादा था, इसलिए फ्रिक्शन भी ज्यादा था। कोई ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होता है, सिर्फ फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं रहना चाहता भाई मैं। और इसीलिए जब हम इस तरह से साइकिल को टिल्ट करते हैं थोड़ा सा, तो भाई ये टायर से ऊपर आपकी सीट है और इस सीट पर जब आप बैठे हैं तो भाई उस पर्सन का mg वेट रहा भाई। तो साइकिल पर जब आप राइड कर रहे हैं तो जो राइडर है उस राइडर का वेट है mg और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है इस तरह से। तो mg वेट है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होता है इस तरह से। तो फ्रिक्शन कुछ खास नहीं है टायर्स के बीच में, इसलिए सिर्फ फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं रहना चाहते हम। तो साइकिल का टायर है ये ब्लैक वाला और इस व्हील से ऊपर सीट है, सीट पर कोई पर्सन जो बैठा है mg उसका वेट है। तो भाई इस सीट के सरफेस से परपेंडिकुलर क्या मिल रहा होगा? रिएक्शन मिल रहा होगा भाई, इसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो ये इसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ये मेरी डिजिटल स्क्रीन है भाई, कैलकुलेटर में आप ऐसे लिखे देखते हैं ना, डिजिटल स्क्रीन है ये मेरी यहाँ पर इस तरह से। तो डिजिटल स्क्रीन है ये, और आप ऐसे डिजिटल स्क्रीन में देखते हैं। और मैं आपको 12वीं में पढ़ाऊंगा कि ये डिजिटल स्क्रीन बनती कैसी है। और ये mg वेट है इसका वर्टिकली डाउनवर्ड, और सरफेस सीट जो होती है वो सरफेस है, सरफेस से परपेंडिकुलर क्या मिल रहा होगा? रिएक्शन मिल रहा होगा। बस आप ना रिएक्शन को रिजोल्व कर लीजिए भाई। आप इस रिएक्शन फोर्स को रिजोल्व कर कर देखेंगे तो आप इस रिएक्शन फोर्स को रिजोल्व करने पर ये देखेंगे ये थीटा है ना, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा ही बनता है भाई। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट r cos थीटा आ जाएगा और रिएक्शन का ही एक कंपोनेंट r sin थीटा इस डायरेक्शन में आएगा।
और साइकिल जब कर्ड पाथ पर आई है तो बाहर की तरफ जो mv²/r लगता है सेंट्रीफ्यूगल, उसे r sin थीटा बैलेंस करने की कोशिश करेगा। mg इक्वल हो गया है r cos थीटा के। भाई r तो रिजोल्व हो चुका है, मैं अलग से दिखा देता हूं कौन कौन से फोर्सेस हैं भाई। एक तो mg है वर्टिकली डाउनवर्ड में, तो mg है वर्टिकली डाउनवर्ड, रिएक्शन को रिजोल्व कर दिया गया है। रिजोल्व करने के बाद रिएक्शन का एक कंपोनेंट है r cos थीटा, रिजोल्व करने के बाद रिएक्शन का एक कंपोनेंट है r sin थीटा, और साइकिल पर बाहर की तरफ लगता है सेंट्रीफ्यूगल mv²/r। ये चार फोर्सेस है बस इस वक्त भाई यहाँ पर, और इन चारों फोर्सेस की बात करी जाए तो भाई ऊपर वाला r cos थीटा mg के सामने है, तो mg को बैलेंस करने के लिए है इक्वेशन नंबर 1 भाई। इसके बाद r sin थीटा जो लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करने की कोशिश करता है, और mv²/r के इक्वल रखा जाना चाहिए भाई। इक्वेशन नंबर 2 हो गई भाई। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, r से r कैंसिल हो जाएगा। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूंगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा बनेगा, और भाई m से m कटेगा, v² अपॉन में rg होगा इस तरह से। और अब कितनी स्पीड से आप साइकिल चला पाएंगे इस ट्रैक पर, तो वो अंडर रूट में rg tan थीटा लिखा जा सकता है। अंडर रूट में rg tan थीटा लिखा जा सकता है। इतने स्पीड से आप इस सर्कुलर ट्रैक पर टर्न ले पाएंगे भाई। तो ये बात आप सभी को क्लियर बिल्कुल, साइकिल को क्यों बेंड किया जाता है, बैंकिंग ऑफ रोड्स क्यों की जाती है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कितनी स्पीड से टर्न ले पाएंगे, फ्रिक्शन की डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए मैंने बैंकिंग ऑफ रोड्स की है, और यही टेक्निक कहलाती है। मैं लॉ पढ़ाऊंगा आपको लॉ पढ़ाऊंगा फिजिक्स के, और आप आगे चलकर इंजीनियरिंग में टेक्निक सीखेंगे, टेक्नोलॉजी लगाएंगे। तो भाई हम लॉज पढ़ते हैं 11th-12th में, बेसिक लॉज, और उनको एप्लीकेशन में कैसे बदला जाए, टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप की जाए, आप आने वाले टाइम में समझेंगे उस बात को। तो गाइस इस लेक्चर में इतना। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहेंगे। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म कर पाएंगे, और ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के थे गाइस। मेहनत करिए, एमसीक्यू के लिए रेडी रहिएगा, और संडे टेस्ट में इसी तरह से बेहतरीन करते रहिए। मेरे स्टेटस पर छाए रहोगे आप जब तक आप 30 आउट ऑफ 30, 50 आउट ऑफ 50, 70 आउट ऑफ 70, 100 आउट ऑफ 100 और एमसीक्यू में 200 आउट ऑफ 200 लेते रहेंगे। थैंक्स।